ध्यान से सुनना भैया सभी बच्चे। मैंने एक विलगित गैस से परमाणु लिया। अब आपसे बोला जा रहा है विलगित गैस से परमाणु की बात की जाए तो विलगित का मतलब होता है जिसके ऊपर ना तो कोई आकर्षण लग रहा है ना ही कोई प्रतिकर्षण। जो आप परमाणु ले रहे हो, जो भी आप तत्व ले रहे हो, उसकी अवस्था कौन सी होनी चाहिए? परमाणुिक अवस्था के साथ साथ वो कैसा रखना चाहिए? गैसीय होना चाहिए। ठोस और द्रव नहीं चलेगा। तो विलगित होना चाहिए, मतलब कोई आकर्षण बल नहीं होना चाहिए, प्रतिकर्षण नहीं होना चाहिए, गैसीय अवस्था होनी चाहिए, और तत्व हमेशा अपनी परमाणुिक अवस्था में होना चाहिए, आणविक अवस्था में नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा तत्व या ऐसा परमाणु लेते हैं और उसके बाह्यतम कोश में सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकालते हो और उसके निकालने के लिए जो आप ऊर्जा देते हो उस ऊर्जा का क्या नाम है? ये इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर। बाहर आने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? अनंत में चला गया। क्लियर है कि नहीं? तो जब भी कभी भी आप कोई इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हो, इसका मतलब आप उसको कहां ले जा रहे हो? अनंत के अंदर ले जा रहे हो। अब बात आती है यहाँ पे, अगर मैं कोई तत्व लेता हूं और उस तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करता हूं तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब आप ऊर्जा दोगे तो उस ऊर्जा को आप लोग बोल सकते हो कि ये प्रक्रम जो है वो प्रक्रम आपका कैसा प्रक्रम हो जाएगा? उष्मा शोषी प्रक्रम होगा। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो मात्रक क्या आ जाएगा बेटा? किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इसके मात्रक आएंगे। मान लेते बेटा हमारे पास जो परमाणु है विलगित गैसीय परमाणु वो m है। इसके अंदर से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो मैंने इसको आयनन ऊर्जा दी, और आयनन ऊर्जा दी तो भैया इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया, तो भैया किसका निर्माण हुआ? धनायन का निर्माण हुआ। यानी कि आयनन ऊर्जा देने पर आपको किसका निर्माण की प्राप्ति होती है? अगर एक विलगित गैसीय उदासीन परमाणु तो भैया हमेशा किसका बनता है निर्माण? धनायन। और धनायन का निर्माण होगा तो भैया सीधी सी बात आकार में क्या आएगी? कमी। और आकार में कमी आएगी तो इसका मतलब जैब क्या हुआ होगा? बड़ा होगा। और जैब बड़ा हुआ होगा तो भैया सीधी सी बात है अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो खींच के रखेगा। तो समझना इस बात को, समझना इस बात को कि भैया बाह्यतम कोश में मान लेते 3 इलेक्ट्रॉन थे, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो धनायन बन गया। अब बताओ नाभिक का कंट्रोल सिर्फ 2 पे रह गया, पहले कितने पे था? अब 2 पे रह गया तो कंट्रोल बढ़ा कि घटा? नाभिक तो वही है पर कंट्रोल बढ़ गया। अब आप अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा तुलनात्मक रूप से पहले से क्या रहेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। और अगर भैया दोनों ही निकल गए तो फिर एक बच गया, और एक बच गया तो भैया उसको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा और ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि भैया नाभिक का आकर्षण बल उस पर बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसके पश्चात दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसके पश्चात तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आपको आयनन ऊर्जा लगातार क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई भी? अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इस इलेक्ट्रॉन निष्कासन के दौरान अगर ऊर्जा डेल्टा एच है तो डेल्टा एच का मान क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। मान लेते एक प्रक्रम को समझाता हूं मैं आपको। ये आपका धात्विक परमाणु है। देखो भैया इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो गुण होता है वो किसके अंदर होता है? धातु के अंदर होता है। तो जनरली आप आयनन ऊर्जा जो देखते हो वो धातु के लिए देखते हो, हालांकि हम अधातु धातु सबको मिक्स करेंगे, पर फिलहाल के लिए ध्यान रखना, ठीक है? अब एक बात बताओ, एक धातु मैंने ली गैसीय अवस्था में, ठीक, और गैसीय अवस्था में धातु ली और इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला। इसमें से जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो भैया ये किस में बदल गया? एम प्लस में बदल गया। ले आओ जाओ। हाँ, तो अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु से निकालते हो तो उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा प्रथम। प्रथम किसकी है बेटा? पहला इलेक्ट्रॉन किससे निकला? एम से, तो इसको बोलेंगे आयनन ऊर्जा प्रथम। अगर आप एम प्लस से आगे बढ़ते हो और एम प्लस 2 निर्माण करते हो, इसका मतलब आपने कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला? दूसरा। पर दूसरा किसका निकला है? एम का। एम प्लस का तो कौन सा निकला है? पहला ही निकला। एम प्लस का कौन सा निकला? पहला ही निकला। तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूं आयनन ऊर्जा द्वितीय तो वो द्वितीय किसकी है? एम की। और मैं कहूं आयनन ऊर्जा प्रथम, प्रथम किसकी है? आयनन ऊर्जा प्रथम तभी कहलाती है जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, द्वितीय तभी कहलाती है जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तृतीय तभी कहलाती है जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। बात भेजे में घुसरी कि नहीं घुसरी भैया? और अगर मैं M+2 से M+3 में जाता हूं तो इसका मतलब आयनन ऊर्जा तृतीय बोल सकता हूं मैं। किसकी? आयनन ऊर्जा द्वितीय कह सकता हूं किसकी? और आयनन ऊर्जा फर्स्ट कह सकता हूं किसकी? सही बात है, इससे पहला निकला है, इससे दूसरा निकला, इससे तीसरा निकला। अब एक बात बताओ बेटा, आयनन ऊर्जा प्रथम द्वितीय तृतीय अभी अभी बता के आया हूं, लगातार क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो किसी एक ही तत्व के लिए अगर आप आयनन ऊर्जाएं निकालते हो प्रथम द्वितीय तृतीय तो ये क्रमागत आयनन ऊर्जाएं होगी, और क्रमागत आयनन ऊर्जा का मान सदैव बढ़ता है। याद रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे एक नोट जारी करके लिखेंगे हम लोग, क्रमागत आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान
एक ही तत्व के लिए सदैव बढ़ता है, सदैव बढ़ता है। यानी कि IE1 करोगे, IE2 करोगे, IE3 करोगे तो आयनन ऊर्जा का मान लगातार क्या होता जाएगा बेटा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं भैया ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है भैया। तो कारण क्या लिखते हो बेटा, क्योंकि जैफ बढ़ता है। तो एक बात बताओ बेटा, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। एक बात बताओ बेटा, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि जैफ बढ़ता है ना। अब बात आती है यहाँ पे कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो धनावेश बढ़ रहा है, और धनावेश बढ़ेगा तो जैफ बढ़ेगा। तो इसका मतलब आयनन ऊर्जा धनावेश के समानुपाती हुई कि नहीं हुई। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ आयनन ऊर्जा जैफ के समानुपाती, जैफ जो होता है वो धनावेश के समानुपाती और ऋणावेश के। ठीक है बेटा, अब चल तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, कुछ ऑर्डर्स कर लेते हैं। एक ही तत्व अगर दिख जाए तो भैया आंख बंद करके आयनन ऊर्जा लगातार क्या कर देना, बढ़ती चली जाएगी अगर धनावेश बढ़ता है, घटती चली जाएगी अगर ऋणावेश बढ़ता है। ये लो भैया क्रम आपको ही निकालना है बच्चा लोग। हाँ जी, कर सकते हो ना भैया। धनावेश बढ़ रहा है, बढ़ता क्रम में आएगा सबका। तो आप सब कह सकते हो सबकी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, जैव बढ़ रहा है, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे बेटा। बेटा तो बोलते ही नहीं। यस सर। ऋणावेश में कमी आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, जैव बढ़ेगा, जैव बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी। चलते हैं आगे। अब मेरी बात सुनो भैया, कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, लिखेंगे क्वेश्चंस। यदि Mg से Mg+2 निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा 250 किलो जूल पर मोल है तथा Mg+ से Mg+2 के लिए दी गई ऊर्जा 150 किलो जूल प्रति मोल है, तो Mg की प्रथम आयनन एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। हाँ जी, Mg से Mg+2 निर्माण है, उसके लिए 250 दिए आपको, 250 है ये। 250 किलो जूल में से अगर मैं कहूँ भैया 250 किलो जूल है तथा Mg+ से Mg+2 के लिए दी गई ऊर्जा 150 किलो जूल है, तो Mg की प्रथम आयनन एंथैल्पी क्या होगी। एक काम करते हैं ना बेटा, पहले तो ये प्रक्रम लिख लेते हैं। क्या किया तुमने, पहले Mg से Mg+ बनाया, गैस अवस्था लिख लो, Mg+ से Mg+ बनाया, और Mg+ से क्या बनाया, Mg+। ये पूरा प्रक्रम इधर से इधर जब गए थे कितनी ऊर्जा लगी थी तुम्हारी, उसमें से Mg+ से Mg+2 में कितनी लगी, तो इधर कितनी लगेगी, तो x + 150 बराबर क्या देगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत थोड़ी ना, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या बेटा, अरे कोई दिक्कत है क्या, तो लिखो, तो एक क्वेश्चन लिखो।
बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकांक के नियम का क्वेश्चन है ये। कर दे अकड़ पकड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, आंसर आ गया। सर इसका आंसर थर्ड जाएगा क्योंकि सर बाकी तीनों में ऑप्शन में डेल्टा एच ऊपर है, इसमें डेल्टा एच नीचे है। तो सर हो गया ना अलग से क्वेश्चन का आंसर, कर मत लेना, गलत है। आंसर प्लीज। कितने लोग आंसर किया है? हाथ खड़े करो तो, ऐसा हाथ ऐसे खड़े करो। आपका आया, एक आपका भी आया है ना, 2। यस, आप भी यस बोलो तो एक बार। किसका ये आंसर है? आंसर यही है बेटा, टिक लगा दिया मैंने, फाइनल है। कितने लोगों को लगता है सर, समझो लगता है। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, इधर देखो, एक्सप्लेनेशन देखो। मैंने ऊर्जा किसमें दी है? किलो जूल प्रति मोल। इसका मतलब एक मोल की ऊर्जा कितनी है? एक्स है। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? Na होते हैं कि नहीं होते? यानी Na परमाणु की ऊर्जा है, ऊर्जा x है। अब यह डेल्टा एच, यहाँ पे मैं x मान लेता हूं इसको, तो डेल्टा एच कर देता हूं इसको, लो ठीक है, x लिख दिया मैंने, डेल्टा एच लिख देता हूं। सिंपल है भैया, आंकड़े तो है। Na परमाणु की ऊर्जा है कितनी? x। तो अपने को कितने परमाणु करने हैं? Na के आधे, मतलब अवगातों की संख्या के आधे परमाणु, यानी Na/2 के लिए कितनी हो जाएगी बेटा? होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? x यहाँ पे कितना दिया मैंने? डेल्टा एच। अरे एक बात समझो ना यार, एक परमाणु की ऊर्जा x है तो आधे परमाणु की कितनी हो जाएगी? x/2 होगी कि नहीं होगी? तो Na के लिए अगर x है तो Na/2 के लिए कितनी हो जाएगी? सिंपल है, मैंने कहा था एकांक के नियम पर आधारित है। अच्छा अच्छा, x में तो आंसर ही नहीं दिखा हमें, है ना? डेल्टा एच में दिख गया, ये आया था क्या? x/2 आ रहा था। अरे वाह, सबका आया भैया। लो एक क्वेश्चन एक और करो, एक क्वेश्चन एक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रथम आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी को निरूपित करता है? पहला ऑप्शन लिखो। आंसर प्लीज। फोर्थ आ रहा है क्या? कितने लोग का आया फोर्थ? फोर्थ आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। चलो जवाब दो, फर्स्ट क्यों नहीं? सर ठोस में बात मत करना आप, किसके लिए क्या होना चाहिए? गैस अवस्था होनी चाहिए, तो गैस अवस्था होनी चाहिए, तो लो ये गैस दे दिए हैं। सर ये आणविक अवस्था है, कैसी चाहिए? परमाणु अवस्था चाहिए, ये आणविक अवस्था चाहिए, परमाणु अवस्था चाहिए, आणविक अवस्था चाहिए। तो लो भैया
अगले में तो मैंने आणविक भी परमाणुक भी दे दी, गैसीय भी दे दी। पूछा क्या सर आपने? प्रथम दे क्या रहे हो आप? सर इसमें दोनों है, आयनन ऊर्जा प्रथम और आयनन ऊर्जा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आंसर क्या चलेगा? फर्स्ट चलेगा। बचेगा वही सर। कारण पता होना चाहिए हमें। अगर आंसर के साथ साथ 3 जो ऑप्शन जिसको हमने रिजेक्ट किया उसका अगर पता है तो श्योरिटी है भैया 4 नंबर मिलेंगे। तो भैया आगे प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी पकड़ो। क्या बोलोगे उसमें बेटा? या फिर एक ही तत्व का है? अभी अभी बता गया हूं एक ही तत्व का है। तो क्रमागत आयनन ऊर्जा का मान सदैव क्या होगा बेटा? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? क्योंकि उसके अंदर जैव क्या होता है? बढ़ता है। तो जैव के समानुपाती हो। जैव किसके समानुपाती बेटा? सही कर लो भैया, और क्या है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक है ये भी, है ना? धनावेश का मान क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो सीधी सी बात है जैव बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी। इधर क्या हो रहा है बेटा? बढ़ेगा, क्योंकि आप क्या बोलोगे? हो गए, सेट हो गए। चले अब सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के पश्चात आता है आवर्तन। और आवर्त में कौन सा फैक्टर लगाते हो? हमेशा। और जय बढ़ेगा तो भैया लेफ्ट टू राइट जाने पर जय बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा भी। पर क्या होता है? क्रम रेगुलर नहीं होता है, नियमित नहीं होता। कैसा होता है? अनियमित होता है। कहा इतना तड़प रहा है यार? सब ठीक है? छोटी आ गई, ले ले जा। कोई बात वो है ना, तो 2 लोग पहन लेना साथ में। तो भैया आयनन ऊर्जा जैव के समानुपाती होती है। मेरी बात सुनना भैया ध्यान से। एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि जैव बढ़ता है, पर वो रेगुलर नहीं होता। उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एडिशनल फैक्टर काम करते हैं। तो वो एडिशनल फैक्टर बोले तो सहकारक। वो एडिशनल फैक्टर कौन से हैं वो देखते हैं। आइए भैया, सबसे पहला एडिशनल फैक्टर आता है भेदन शब्द। कौन सा बेटा? भेदन शब्द। एक बात बताओ, नाभिक के नजदीक कौन होता है? एस होता है। मान लेते हैं नाभिक से नजदीकता किसकी होती है? एस की। मान लेते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कोई दिया मैंने NH2, कोई दिया मैंने NP1, है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 2 और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रथम आयनन ऊर्जा ही निकालनी है सपोज दैट। तो मैं क्या करूंगा? एस से भी इलेक्ट्रॉन निकालूंगा और पी से भी इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। कोष की संख्या तो दोनों में समान है। हाँ जी। तो भैया एक बात बताओ, नाभिक के नजदीक कौन है? तो किस पे प्रभावी नाभिक का आवेश ज्यादा होगा? तो इसका मतलब भैया सीधी सी बात है, एस के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा क्या? मुश्किल होगा। आयनन ऊर्जा ज्यादा दोगे कि कम दोगे? एक बात तो आप तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। ये कौन है? ये बेरिलियम है, ये बोरोन है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जैब बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है?
जब बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा बढ़नी चाहिए, पर आयनन ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो गई, क्योंकि भैया एस की भेदन क्षमता क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। बात भेजे में घुसी कि नहीं घुसी? तो इसका मतलब भैया रेगुलर हुआ कि इरेगुलर हुआ ऑर्डर? अब देखो इसके साथ दूसरा और कौन सा सहकारक है, तो स्थायी विन्यास। एक बात बताओ बेटा, स्थायी विन्यास की बात करता हूँ, एक NP3 एक NP4, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो जब बढ़ेगा, ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये फास्फोरस हो गया, ये सल्फर हो गया, ये आर्सेनिक हो गया, ये सेलेनियम हो गया। अब एक बात हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जब बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी। पर एक बात हो, ये कौन सा विन्यास है, अर्धपूरित। क्या ये स्थायी विन्यास है? क्या इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ना लेना चाहता है ना देना चाहता है, तो भैया इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान बात है क्या? तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी कम, ज्यादा देनी पड़ेगी, तो भैया आयनन ऊर्जा ज्यादा की कम, ज्यादा होगी भैया, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है, क्लियर है ना? क्लियर तो बहुत है, कभी कभी ऑल क्लियर हो जाता है, ये होता है। कितने लोग फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं? फर्स्ट टाइम पहली बार पढ़ रहे हैं सर हम? ये कितने विद्यार्थी इसमें जो पहली बार पढ़ रहे हैं इसको? पीरियोडिक टेबल पहली बार पढ़ रहे हैं? डराओ मत रे, नहीं तो पार्टी बढ़ता लेके बैठना पड़ जाएगा। होता है ना, कोई चीज को घुटवाते हैं, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, वो करना पड़ेगा तुम्हारे साथ। और भैया अब यहाँ से शुरुआत होती है अच्छे क्वेश्चनों की। तो इसका मतलब पहले तो आयनन ऊर्जा देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैव देखना पड़ेगा, और जैव के साथ साथ दो सहकारक और लग जाएंगे, कौन कौन से, भेदन क्षमता और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए भैया सेकेंड आवर्त की बात करेंगे। सेकेंड आवर्त की बात करता हूं तो सेकेंड आवर्त शुरुआत कहां से होती है? यह है, कृपया करके स्क्रीन पे देखते रहिए। अब आपको लिखना नहीं है ये, अब से जो टॉपिक चलेगा वो घर जाके लिखना भैया, छोड़ दो पेन, क्योंकि आपसे लिखा नहीं जाएगा, नॉन स्टॉप चलूंगा मैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, ये एक दूसरे से तार जुड़े हुए हैं लगातार। अगर आपको चीज नहीं समझा पाया तो आपके भैया वैसे मामला खराब हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो लिखने की जरूरत नहीं है भैया, सभी शांति से बैठ जाओ, समझो इसको, समझाने के पश्चात लास्ट में ट्रिक दे दूंगा मैं आपको। शुरू करें बेटा, जिनको बात करनी है अभी कर लो, कोई बात रहेगी तो कर लो। मैं नहीं चाहता मैं बीच के अंदर टॉपिक से डिस्टर्ब हो जाऊं और किसी को डांटना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ना भैया कि भैया आप फोकस करना तो मतलब फोकस ही करना, फिर हमें ही सुनोगे आप, आपको नहीं सुनेंगे हम। जिसको बात करनी कर लो, 1 मिनट ले लो मेरे से, कोई टेंशन नहीं। अपनी कोई भी अर्जेंट बात हो, कोई इंपॉर्टेंट बात है, कोई बिजनेस डील हो, करोड़ों का काम चल रहा है तो निपटाओ फटाफट, चेक वेक काट दो और फिर भैया लोटो आपको आयनन ऊर्जा पढ़ाता हूँ, और जिनको बसियां लेनी है वो भी ले लें, अपना काम निपटा भैया। हो गया सबका? अब शांति से सुनेगा। देखिए भैया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आयनन प्रथम आयनन ऊर्जा का ऑर्डर बताओ। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, द्वितीय आयनन ऊर्जा का क्रम बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तृतीय आयनन ऊर्जा का क्रम बताओ। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? क्वेश्चन देख लेना, पूछे गए नीट के अंदर, देख लेना पूछे गए। तो क्रम निकालना, उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या कि जब आपसे पूछा जाए प्रथम आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा, इसका मतलब यह है कि क्रम जब आप निकालोगे तो जो भी तत्व आपको दिए गए हैं उन तत्वों को मूल अवस्था के अंदर लेके चलोगे। मूल अवस्था का मतलब जो उनका ओरिजिनल विन्यास है वही लोगे आप। जैसे मैंने कहा आयनन ऊर्जा का प्रथम का क्रम निकालना आपको, तो प्रथम का क्रम निकालना, इसका मतलब भैया सीधी सी बात है, ये सभी अपनी कौन सी अवस्था में, और मूल अवस्था में इसका विन्यास क्या होता है, 1:2s1। इसका क्या होता है 2:2, 1:2s2। इसका क्या होता है 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, और इसका इनर्ट गैस का होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है कि नहीं होता? ठीक। अगर आपसे कोई बोलता है द्वितीय आयनन ऊर्जा का क्रम निकालो, इसका मतलब भैया आप ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, एक निकाल चुके हो। एक निकलने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसको देखते हुए उसके ऊपर कारक लगाओगे, जैव बढ़ रहा है, भेदन क्षमता आ रही है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है, तब लगाओ।
और अगर आपसे तृतीय आयनन ऊर्जा पूछ ले तो इलेक्ट्रॉन कितने निकालना है, और चतुर्थ पूछ ली तो 3 निकाल के फिर देखना। समझ में आया कि नहीं? यानी कि अगर आपको कोई भी आयनन ऊर्जा पूछ रहे हैं उससे एक कम इलेक्ट्रॉन होगा। कहने का मतलब भैया अगर प्रथम पूछ रहा है तो शून्य मतलब ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था। द्वितीय पूछा तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, एक कम इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, जैसे ही मैंने भैया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, लिखते ही हमारे भैया फैक्टर शुरू हो गए लगने। और फैक्टर ये कहते हैं भैया जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जैप क्या होता है बेटा, और जैप बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, नो डाउट बढ़ेगी लेफ्ट टू राइट। पर बीच के अंदर मुझे 2 सहकारक याद आते हैं। इसको देखते हुए कौन सा सहकारक याद आ रहा है, भेदन क्षमता। और भेदन क्षमता क्या कहती है कि S की भेदन क्षमता ज्यादा, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं जैप बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, तो ये मामला तो बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए भैया। पर हकीकत में क्या हो जाता है, मामला कम हो जाता है। वैसे मुझे ये विन्यास भी दिखता है, कौन सा विन्यास है, अर्धपूरित स्थायी विन्यास। तो इसका मतलब ये किसकी ज्यादा हो जाएगी, क्लियर है? अब बाकी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, क्योंकि जैप बढ़। आप ढंग से नोटिस करो, सबसे कम आयनन ऊर्जा प्रथम का क्रम में सबसे कम कौन दिखा आपको, लिथियम। से बड़ा बेरिलियम, पर बेरिलियम से छोटा कौन हो गया, तो फिर बेरिलियम। बेरिलियम के पश्चात कौन आ जाएगा, फिर किसका नंबर आना चाहिए, नाइट्रोजन। पर नाइट्रोजन से कम कौन हो गया, फिर ये आएगा। जिसका अक्रिय गैस विन्यास है या जो अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं तत्व, वह तत्व की अपने ही आवर्त में सर्वाधिक क्या होगी, आयनन ऊर्जा होगी। समझ तो गया होगा तू, हंसी तेरे को आ रही है। लास्ट वाले बालक चश्मा लगा, हाँ उसके आगे वाले को बोल, तो आगे वाले को बोल एक बार। हाँ है, हाँ तो फिर हंसी आ गई। मैंने कहा था मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, टेम्परामेंट लूज मत करो। मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ। अगर क्लास से बाहर निकलोगे ना उतने में उड़ जाएगा ये, ठीक है ना? इतना टफ पार्ट है ना कि अभी समझाओ क्वेश्चन, अभी नज़ारे देखोगे आप थोड़ी देर बाद, घर पे जाके कहोगे भैया पीरियोडिक टेबल आती नहीं, अल्लाह ये तो चैप्टर ही बेकार है, छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है ना, प्लीज मेरे को भड़काओ मत यार, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ऑलरेडी मैं पता है ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ज़्यादा तेज है मेरा, गुस्से वाले हार्मोन सारे हर वक्त चलते रहते हैं मेरे में, बस मैं तो कैसे करके उसको रोकता हूँ। अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब है इस बार, पुराने से लेके अभी तक, स्कूलिंग से लेके अभी तक। तो बस आप इतना समझ जाना भैया, ये आदमी शांत ही ठीक, यहाँ या तीसरी आंख है। क्या बता रहा था भैया, ब्रेक कर दिया एक जगह। तो पॉइंट ये था, जब आप क्रम देखोगे आयनन ऊर्जा प्रथम का, तो भैया आप देखोगे अपने ही आवर्त के अंदर सर्वाधिक आयनन ऊर्जा किसकी दिखी आपको, जिसका अक्रिय गैस विन्यास है, वही दिखा ना। तो मैं एक नोट जारी कर सकता हूं क्या यहाँ पे साइड में, क्या कि जो अक्रिय गैस विन्यास वाले तत्व है, विन्यास वाले तत्व का आयनन ऊर्जा का मान के आयनन ऊर्जा का मान आवर्त में सर्वाधिक होता है। और ये भैया पॉइंट भयंकर काम आने वाला है, भयंकर काम आएगा, अभी आपको बताता हूँ, रुकिए। सबसे पहले काम करते हैं, ये जो क्रम आया इनका ओरिजिनल जो विन्यास है वो लिख लेता हूं मैं। इसका क्या था बेटा, 2s1, इसका 2p1, इसका 2s2, इसका 2p2, इसका 2p4, इसका 2p3, इसका 2p5 और इसका अक्रिय गैस विन्यास। सही है, देख लो आवर्त में सर्वाधिक दिख रहा है आपको, ठीक है बेटा। अब चलते हैं बात आगे, आयनन ऊर्जा द्वितीय का क्रम निकालूंगा। जब मैं द्वितीय का क्रम निकालूंगा तो उससे पहले मुझे एक बात पता होनी चाहिए, क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूं, तो भैया एक काम करता हूं, मैं पहले तो इन सबको बारी बारी से वापस लिख देता हूं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के काम करना है अपने को। पहले तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उसके बाद विन्यास देखना, उसके बाद आपको कारक लगाने, उसके बाद आपको ऑर्डर निकालना। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो।
1:2s1 होता है ओरिजिनल में। एक निकल गया तो क्या रह जाएगा? 1:2 हीलियम का होता है। इसका होता है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ अक्रिय गैस विन्यास है इसका। और अक्रिय गैस विन्यास होते भी आंखें खुल गई होगी आपकी कि आवर्त में सर्वाधिक अब इसका ही आने वाला है सेकंड आयनन ऊर्जा का मान। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। ये 1:2s2 होता है, पर अब क्या हो जाएगा? ये 2p1 होता है तो ये क्या हो जाएगा? ये 2p2 होता है तो ये 2p3 होता है तो ये 2p4 होता है तो ये 2p5 होता है तो, और ये क्या हो जाएगा? अब देखो इसका तो सर्वाधिक हो गया, इस पे तो लगा दो गोला। अब इधर से इधर चलो, क्या होगा भैया? जैप, नो डाउट जैप बढ़ेगा बेटा, आयनन से एनर्जी बढ़ेगी। बढ़ते पर मुझे कुछ सहकारक याद आते हैं, आपको भी याद आते होंगे। यहाँ कौन सा लगाओगे और यहाँ कौन सा लगाओगे? किसकी ज्यादा होनी चाहिए? इसमें, इसकी, और इन दोनों में। ठीक है, बाकी तो क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी, अब बढ़ता चला गया तो सबसे कम कौन आया? बेरिलियम। उससे बड़ा कौन आया बेटा? कार्बन आया कि बोरोन? उससे बड़ा बोरोन, से बड़ा फ्लोरीन, से बड़ा से भी बड़ा। अब मेरी बात सुनना, एक स्टेटमेंट लिखता हूं, सही है गलत है बताना। सेकंड आयनन ऊर्जा आवर्त के अंदर सर्वाधिक क्षार धातुओं की होती है। एक सेकंड आयनन ऊर्जा सर्वाधिक क्षार धातु की होती है। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया सेकंड आयनन ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अक्रिय गैस विन्यास सदैव किसका आएगा? क्षार धातु का ही आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक स्टेटमेंट, IE2 का मान आवर्त में सर्वाधिक क्षार धातु का होगा। अब मेरी बात सुनो, वापस इसका विन्यास लिखता हूं। जब मैं सेकंड आयनन ऊर्जा निकाली तब इसका विन्यास क्या था ओरिजिनल में, वो लिखने जा रहा हूं। आप भी देख लो। जरा इस पे नजर डालो और इस पे डालो, सेम है क्या? इसका मतलब चाहे तुम प्रथम निकालो, चाहे तुम द्वितीय निकालो, चाहे तुम तृतीय निकालो, चाहे तुम चतुर्थ निकालो, क्रम ये आएगा सेकंड और थर्ड आवर्त के लिए। ये किसके लिए लागू है? सेकंड और थर्ड आवर्त के लिए। और नीट के अंदर क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। सेकंड और थर्ड आवर्त के लिए जब विन्यास निकालने के पश्चात आपको आयनन ऊर्जा चाहे प्रथम पूछे, सेकंड पूछे, द्वितीय पूछे, तृतीय पूछे, कोई से भी पूछे, क्रम हमेशा ये आएगा S1P1, S2P2, P4 P3, P5 और अक्रिय गैस विन्यास। अब मेरी बात सुनो, सीधा मैं लेके चलता हूं आपको थर्ड आवर्त में। ये ट्रिक देख लो और थर्ड आवर्त में लेके चलता हूं। थर्ड आवर्त के अंदर भैया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। 3s1, अगर I1 देखना था तो मुझे क्या देखना था? 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 और अगर मैं I2 देखता तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता इधर से, तो ये कौन सा बन जाता? अक्रिय गैस। ये क्या बन जाता? ये क्या बन जाता? ये, और ये क्या बन जाता? सही बात है बेटा। और अगर मैं कहता I3 निकालता तो ये क्या बन जाता? 2p5। और ये क्या बन जाता? अक्रिय गैस। ये क्या बन जाता? इनर्ट गैस। ये क्या बन जाता? ये क्या बन जाता? 3s2। भाई दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ना। ये क्या बन जाता? 3p1। ये अब देखना भैया, आपके सामने आयनन ऊर्जा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये ट्रिक आंखों के सामने पड़ी है सबके। ये लो, ठीक। IE1 का क्रम सबको दिख रहा है। I1, S1 P1, S2 P2, P4 P3 P5 अक्रिय गैस। शुरू हो जाओ भैया। S1 P1
S2, P2, P4, P3, P5, IE2, S1, P1, S2, P2, P4, P3, P5 और सोडियम। I3 बाजो। S1 कौन है भैया? एल्यूमिनियम है। S1 के बाद P1, फिर S2, फिर P2, फिर P4, फिर P3, फिर P5 और सबसे ज्यादा ये ऑर्डर है। समझ में आया बेटा? क्लियर है? तो ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो इसलिए कहते हैं बेटा हमेशा मेरी क्लास के अंदर जब मैं कह दूं ना सीरियस का मतलब तो सीरियस रहो। ये ट्रिक समझ भी नहीं आती अगर मैं आपको पहले वाले कराता नहीं तो। ठीक है ना? एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, ऊपर से नहीं पूछेंगे। तो इसलिए प्लीज इस चीजों को ध्यान रखें, क्योंकि गुस्सा करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आपकी कभी घर में लड़ाई होती, मूड नहीं खराब होता है भैया? मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता डांट। आओ चलते हैं। तो सेकंड आवर देख लिया, थर्ड आवर देख लिया। अब देखो भैया डी ब्लॉक के अंदर हम लोग जो 3D सीरीज के लिए आकार देखा था ना, अब हम लोग आयनन ऊर्जा नहीं देखेंगे। ठीक है ना भैया? क्योंकि आयनन ऊर्जा उसके लिए नहीं आती, पर हाँ उसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। मैं उसके लिए तरीका देता हूँ आपको कैसे निकालना। ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, क्रम पूछा गया था थर्ड आयनन ऊर्जा का डी ब्लॉक का। ठीक है ना? अब भैया बात इतनी सी भैया, डी ब्लॉक का थर्ड आयनन ऊर्जा का, और डी ब्लॉक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है आपको? एक तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है, एक उसका जैब का मान अनियमित होता है, आकार अनियमित होता है, एक भैया n-1 डी और ns के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो भी कम होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है 3D से 4s, 4s से 3D में कूदते रहते हैं। पता चला आपने फोटोन मारा 4s के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन जा रहा है भैया किसमें? 3D में, आपके इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आए। पता चला आपने 3D के हिसाब से फोटोन मारा, पता चला भैया 3D के साथ साथ 4s, दोनों इलेक्ट्रॉन धमाधम बाहर आ रहे हैं। दैट मीन्स अगर आपको आयनन ऊर्जा निकालनी है तो आयनन ऊर्जा में बड़ी सारी अनियमितता होगी। तो फिर हमारे पास तरीके क्या है? तो तरीके सुनना आप, क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूं, आगे चलकर आपको यही तरीके लगाने। जब भी आपको क्रम दिखेगा 99.999% आपको हमेशा ध्यान रखना, एक ना एक क्लू मिलेगा, एक छोटे से कोई ना कोई क्लू मिलता है। क्लू समझते हो? राज दिखेगा आपको। ठीक है ना? हाँ हिंट मिल जाएगा आपको। वो हिंट कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन के तौर पर समझाऊंगा। निम्नलिखित में से किस तत्व के तृतीय आयनन एंथैल्पी, तृतीय का मतलब क्या, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल चुको? आयनन एंथैल्पी का मान सर्वाधिक है? और ऑप्शन में दे रहा हूं वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। सबसे पहले काम करो, इनकी मूल अवस्था में इनका विन्यास लिख लो। ग्राउंड स्टेट क्या आएगा बेटा? अब आयनन ऊर्जा तृतीय का क्रम निकालना मुझे, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दूं? हाँ जी, अब बताओ मुझे सबसे ज्यादा किसका, कौन सा विन्यास है? अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? आंसर आ गया। अब वहां पर ऑर्डर था, ये 4 ऑर्डर थे, 4 में से मात्र एक ऑर्डर था जिसमें मैंगनीज सबसे ज्यादा लिखा हुआ था। किसी के अंदर लिखा हुआ आयरन, किसी के अंदर लिखा हुआ था वेनेडियम, किसी के अंदर लिखा हुआ था क्रोमियम सबसे ज्यादा। तो आंसर क्या गया था? इसको देखना था, आंसर निकालना था। बच्चा लोग समझ में आई कि नहीं है भाई? वहां पे ऑर्डर ये लिखा हुआ था मैंगनीज, आयरन, क्रोमियम और वेनेडियम। अब एक बात बताओ, बाकी इसके अंदर अब उल्टे पुल्टे लिखे हुए थे। अब मेरे को सारे ऑर्डर तो याद नहीं है, क्रम मतलब वो जो ऑप्शन थे ऐसे लिखे हुए थे ऐसे। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा कौन सा आंसर किया था? तो एक क्लू देखा, आंसर आया कि नहीं आया? तो ऐसे करना आपको। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, लो भैया यही ऑप्शन है, सेकेंड आयनन ऊर्जा सर्वाधिक किसकी होगी?
कितना इलेक्ट्रॉन निकाल के देखना, एक इलेक्ट्रॉन निकालो सबसे, दिख गया क्या? आयनन ऊर्जा फोर्थ सर्वाधिक किसकी होगी? क्रोमियम। 3 निकाल लो। आ रही है क्या? हेलो, क्वेश्चन हो गया और क्या? ये भी तुम्हारे नीट का क्वेश्चन, ये भी तुम्हारे नीट का क्वेश्चन। चलता है और तुम्हें वो भी तो है एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में कौन सी श्रेणी की बात करूंगा बेटा मैं? 4f सीरीज की। और इधर देखो बेटा, सीरियम से लुटेशियम जाओगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4f सबसेल में जाता है। और आपको पता है 4f सबसेल में जाएगा तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट आएगा, दुर्बल परिलक्षण प्रभाव आएगा, और दुर्बल परिलक्षण प्रभाव की वजह से जैप बढ़ जाएगा। जैप बढ़ जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा? साइज में कमी आ जाएगी, और जैप बढ़ने पर आयनन ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? और आप बताइए भैया, लास्ट इलेक्ट्रॉन के अगर विन्यास शुरू करें तो 4f1 से शुरू होते किस में जाता है? लगातार इलेक्ट्रॉन यही तो जा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर 4f में इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा, इसका मतलब जैप बढ़ता चला जाएगा। अरे हेलो, और जैप बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा बिना कोई अपवाद के बढ़ेगी, कोई अपवाद नहीं, लगातार बढ़ेगी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? खैर आ रही है बीच बीच में, ऐसा लगता है हाँ सर, फिर इधर भी जाता है हाँ सर आ रही है। मैं कहता हूँ समझ में आ रही है, प्रोसेस धीरे धीरे जाता है। वो 3 इडियट मूवी देखी है? तो वो जो था ना श्रवण, क्या नाम है उसका, एक तो था अपना आमिर खान, एक था माधवन, और एक था वो श्रवण। श्रवण का नाम क्या था? हाँ, तो वो कूद जाता है उसको, जब वो वायरस उसको सस्पेंड करने वाला होता है, कॉलेज से निकालने वाला था, तो वो अपने छत से कूद जाता है। फिर वो आमिर खान कहता है मैं तेरी बहन से शादी कर लूंगा, उसको ये माधवन करेगा, तो उसको सुनाई देता ना, याद आएगा नहीं? तो इन बच्चों को वैसे सुनाई देता है। मैं कहता हूँ ना बेटा समझ में आया, तो इनको लगता है समझ में आया है। मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम लोग मूवी कम देखते हो? आजकल भाई सब लोग वो देखते हैं वेब सीरीज। खैर अपना अपने शौक है, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि सीरीज थोड़ी ना होती, वो चिट्ठा होता है 4-4, 5-5 घंटे का, 30-30 घंटे। मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना आप लोग, तो क्या होगा कि रात के एक्चुअली मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे हो जाते हैं वो रात्रिचर हो जाते हैं, निशाचर। उनकी कैंटीन के अंदर एक्चुअली भीड़ भी रात को ही होती है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जो कैंटीन होता है, भीड़ रात में होती है, दिन में सब सोए रहते हैं। तो मतलब खुद कैंटीन वाला जो होता है ना, वो बंदा भी सोया रहता है, उसको पता है कि हमें सुबह सोना है, रात को जगना है। तो जब आप निशाचर हो जाओगे तब आपको भैया बहुत टाइम मिलेगा रात को मूवी देखने को। आने वाले 7 महीनों तक कोई वेब सीरीज मत देखना। ये कह रहा बालक की 30-30 घंटे की सीरीज होती है। 30 घंटे समझते हैं आप लोग? हाँ, जानना ही नहीं है बेटा, समय नहीं आया जानने का। कितने लोग जानते हैं आप में से? हाँ, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें, समय का उपयोग करें, अभी टाइम बहुत कम है। आओ वर्ग में लेके चलता हूँ, सभी बच्चों को वर्ग में लेके चलते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे, कोषों की संख्या, नाभिक से दूरी, इलेक्ट्रॉन ढीला होता जाएगा, आराम से इलेक्ट्रॉन कोई भी निकाल के। तो भैया सीधी सी बात है, पर जहां जहां लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन आएगा, वहां जहां जहां लेंथेनेट और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जैप बढ़ जाएगा, आयनन ऊर्जा भी। सीधी सी बात है भैया। एक काम करते हैं, सबसे पहले कौन सा ब्लॉक? हाँ जी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेर। ऊपर से नीचे चले हम, नंबर ऑफ सेल, तो आयनन ऊर्जा बहुत बढ़िया। पी ब्लॉक में चले हम, जीरो ग्रुप, हाँ जी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनो, रेडोन, रहने दो। ऊपर से नीचे जा रहे हो, कोषों की संख्या, आयनन ऊर्जा,
आयनन ऊर्जा को थोड़ी कम कर दो। 7वें वर्ग की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या होगा? कोषों की संख्या, तो आयनन ऊर्जा में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, लगातार क्या होगा बेटा? कमी 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 कमी। हाँ जी, ऊपर से नीचे आ रहे कोषों की संख्या, तो आकार में क्या आएगी? सॉरी, आयनन ऊर्जा में क्या आएगी? कमी आएगी, कमी आई, कमी आई। यहाँ अचानक बढ़ गया, यहाँ अचानक बढ़ गया। ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कौन सा संकुचन आता है? ऐसा हुआ। सही बात है बेटा, आगे चलते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। हाँ जी, यहाँ कौन सा संकुचन? और यहाँ कौन सा संकुचन? क्या हो जाएगा भैया? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बाकी ऊपर से नीचे जा रहे हो, कोषों की संख्या बढ़ती है तो आयनन ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है। तो सर्वाधिक आयनन ऊर्जा आपको किसकी दिख रही है? बोरोन की। फिर जो एलसी के कारण आएगा, फिर उसका नंबर, फिर टीसी वाले के कारण होगा, क्योंकि इनका जैब ज्यादा हो जाता है, इस वजह से इनकी आयनन ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। फिर भैया वही ऑर्डर आ जाएगा, कौन? एल्यूमिनियम। और आने वाला क्वेश्चन है ये नीट का, शायद आ चुका, अब ये आएगा, किसी ना किसी दिन ये जरूर आएगा। हाँ, उम्मीद करता है भैया आ जाए अच्छे से। हाँ, क्योंकि ये भैया कर्म आ सकता है, दिया हुआ है ना हमारे। आप बताइए, सारे कर्म हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, पता है? कई को पता नहीं है। ये जो टेबल बनी हुई दिखती है आपको, अलग से एक टेबल होती है, आंकड़े दिए होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, वो एक्चुअली यहीं से आते हैं, ये कर्म वहीं से आए हैं, ठीक है ना? जिसको हमने यूजलेस करार के कर दिया था, ये अनुपयोगी कार्य है, हटाया जाए इसको, वो वहीं से आ रहे हैं। आओ भैया, पी ब्लॉक के बाद कौन सा नंबर आता है? डी ब्लॉक में। सिलेबस में नहीं है ये वाला, ये नहीं है क्रम, क्योंकि इसका दिया ही नहीं एनसीईआरटी ने। तो जब एनसीईआरटी नहीं दिया तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो एक काम करते हैं ना भैया, आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ, अगर आ जाए तो कर देना, नहीं आए तो आउट ऑफ सिलेबस उड़ा देना, और क्या। आपको अच्छा लगे तो याद रखना, नहीं लगे तो मत रखना। 3D से 4D जाते, 4D से 5D जाते, कोषों की संख्या बढ़ती है, आकार बढ़ता है। कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा में क्या आएगी? लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है इधर, और क्या आ जाता है भैया? आयनन ऊर्जा में ये ऑर्डर आता है। कोई टफ है क्या? नहीं। अब मेरी बात सुनना, अगर आपके सामने थर्ड बी ग्रुप आ जाए, कौन सा ग्रुप आ जाए? थर्ड बी, तो भैया क्रम आएगा आपका 3D से बड़ा, सॉरी 3D से छोटा 4D, और 4D से छोटा 5D, ठीक? यानी कौन है ये? और एक्टिनियम में क्या आ जाएगा भैया? लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण बढ़ जाएगा। तो यहां से यहां जा रहे हो, कोषों की संख्या बढ़ रही है ना, आयनन ऊर्जा में क्या आएगी? और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? आयनन ऊर्जा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? फिर आता है भैया फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, और निकल ग्रुप। निकल ग्रुप एक्चुअली 8th में आता है, 8th में तो तीनों आ जाते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, पर ले नहीं सकता उनको। आप चाहो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 4, 5, 6 और 10 नंबर का ग्रुप। इसके लिए जो ऑर्डर आता है वो आता है 5D सबसे ज्यादा, फिर 4D, फिर 3D वालों। इसके अलावा बचा कौन? 7, 8, 9, 11, 12। इसके लिए ऑर्डर आता है 5D सबसे ज्यादा, फिर 4D, फिर 3D, फिर 4D आता है। मैंने कहा आउट ऑफ सिलेबस है, याद हो जाए तो रख लेना, ना रखे तो भूल जाना, ठीक है जी? चलते हैं आगे। तो वर्ग समाप्त होता है, और जब वर्ग समाप्त होता है तो फिर नंबर आता है आजू बाजू वाले क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप यहां से लिख सकते हो,
अच्छा, अंदाज खत्म हो गया क्या आपका? तो कॉपी के पीछे की साइड के अंदर भैया प्रैक्टिस तो करोगे ना, है ना? किसके ऑर्डर है भैया ये? आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर। हाँ बेटा, शुरू करें? ऐसे क्वेश्चन आपको अपने पैकेज में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं, ठीक है ना? आइए बेटा शुरू करते हैं, प्लीज बोर्ड पे देखें सभी बच्चे। आजू बाजू का मतलब क्या आता है? जैसे ये देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। अगर आपको पूछा जाए एन के आयनन ऊर्जा का क्रम बताओ, तो OSFCl दिख गया। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आयनन ऊर्जा क्या हो रही है? लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे जा रहे हो, कोषों की संख्या बढ़ती है तो आयनन ऊर्जा में कमी आती है। अब क्रम में व्यवस्थित कर दो। तो सबसे ज्यादा आपको दिख रहा होगा चिड़िया का मुंह खुल रहा है F की तरफ, दोनों ही चिड़िया का मुंह F की तरफ खुल गया। तो सबसे ज्यादा कौन आया? F। फिर कौन आया? फिर कोई दिक्कत? क्यों होगी सर? ये जो चिड़िया के मुंह खुल रहे हैं ना, एक जैसे लगने लग गए। तो बेटा एक याद रखना, आपको मैं ट्रिक देता हूं। जब आजू बाजू वाले क्वेश्चन आ जाए और जब आपके सामने ऐसा क्रम भी आ जाए, आपने तय कर लिया कि भैया सबसे ज्यादा कौन आया, उसको पकड़ना। और आप भैया पकड़ने के पश्चात जेड बना देना, चाहे सीधा चाहे उल्टा। ये देखो भैया, जेड बन गया। FOCLS दिखा कि नहीं दिखा? अगर जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे ये क्वेश्चन देता हूं, इधर देखो भैया, NPOS। पहले तो ये तय करो भैया आजू बाजू है कि नहीं है। तो NPOS ज्यादा कौन? इनमें N हो जाए, इन दोनों में ऊपर से जा रहे कोषों की संख्या बढ़ेगी, आयनन ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। चिड़िया का मुंह इस तरफ खुला, दोनों चिड़िया का, इसको पकड़ा, जेड बना दिया, NOPS। एक और देते हैं बेटा, हाँ जी, तय कर लो आजू बाजू क्या है? इन दोनों में ज्यादा ये, इन दोनों में ज्यादा ये, पकड़ो इसको, नाइट्रोजन, कार्बन। क्लियर है बेटा? कर लोगे? इजी है। इस क्वेश्चन की अप्रोच देखना भैया मेरी, मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, यही तरीका आपको सीखना है। क्योंकि भैया क्वेश्चन मैंने बनाया, मुझे तो पता है इसका आंसर क्या है, पर मैं आपको वो अप्रोच सिखाना चाह रहा हूँ जिस अप्रोच से आप क्वेश्चन सोल्व कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा सब याद करने के पश्चात भी अप्रोच नहीं कर पाता है। जैसे आपको फिजिक्स में होता है ना, सब आता है पर फिर भी क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि आपको अप्रोच नहीं आती है। शुरू करें? मुझे इस क्वेश्चन के अंदर आयनन ऊर्जा का क्रम निकालना, और मुझे इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज साफ दिख रही है कि भैया इसके अंदर मुझे अक्रिय गैस विन्यास दिख रहा है। किसका दिख रहा है? नियोन का दिख रहा है, और किसका दिख रहा है? प्लस का भी दिख रहा है। ये दोनों अक्रिय गैस विन्यास लिखे बेटे। और जब अक्रिय गैस विन्यास यानी कि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। अब जब अक्रिय गैस विन्यास आता है और अगर सब इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी आ रही है, तो फिर आप क्या देखते हो? धनावेश अगर बढ़ेगा तो जैब बढ़ेगा, तो आयनन ऊर्जा भी। तो इन दोनों में भैया कौन ज्यादा होगा? हुआ कि नहीं हुआ? और इन दोनों का मान इन तीनों से सबसे बड़ा होगा भैया, है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे आपने कौन सा फैक्टर लगाया? सम इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ क्या लगाया? बात खत्म हुई। अब आओ आगे चलते हैं, इन तीनों की बात करते हैं। इन तीनों में मुझे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पेनिट्रेशन पावर यानी कि सॉरी स्थायी विन्यास वाला मेरे को दिख रहा है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन। इसका कौन सा विन्यास है? उसका कौन सा है? तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज्यादा कौन? ये हो गए तय। अब मुझे ये तय करना कि O प्लस का क्या करें, ऑक्सीजन से छोटा कर दें कि नाइट्रोजन से बड़ा कर दें कि इनके बीच में रख दें। एक बात बताओ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है?
7, और उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। सम इलेक्ट्रॉनिक हुए कि नहीं हुए? सम इलेक्ट्रॉनिक है तो एक बात बताओ मुझे, जैब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर पॉजिटिव बढ़ रहा है और जैब बढ़ेगा तो भैया क्या बोलोगे? कर मार ऑर्डर आ चुका। इजी है कि नहीं है? कर सकते हैं आप लोग? तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं। ऐसे मैं सोचना सर आप तो इजी कर लेते हो, हमें टफ टफ दे देते हो। करो भाई। थोड़ा जल्दी करना बेटा। मुझे और आपको सबको दिखना चाहिए यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा क्लू दिख गया आपको जिसकी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसकी है तय करो। के प्लस की हो रही है क्या सबकी? के प्लस। क्योंकि कौन सा विन्यास है इसके पास? के प्लस का छद में। के प्लस का छद में 18 इलेक्ट्रॉन कुल है। कुल किसके पास 18 होते हैं? आर्गन के पास होता है। करो 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 भैया। हो गया? चलो मैं सोल्व करता हूँ फिर अपना देख के बताना भैया किसका सही हुआ। लाओ बेटा। देखो मुझे एक बात इसमें लग रही है, मुझे 2 तत्व के आयन दिख रहे हैं। एक ही तत्व का आयन के लिए मेरे पास एक ही कंसेप्ट है भैया, जैब बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, और जैब धनावेश के समानुपाती और ऋणावेश के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब मुझे ये पता है कि के और के प्लस में किसका ज्यादा, और कॉपर प्लस में। अब मुझे एक चीज और दिख रही है क्या, कि के प्लस है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 18, यानी कोष का विन्यास लेके बैठा है ये, अक्रिय गैस विन्यास है इसके पास। इसका मतलब के प्लस का सबसे ज्यादा। अब बचे 3। मुझे पता है धनायन का अगर मैं बोलूं आयनन ऊर्जा उसके न्यूट्रल अवस्था वाले तत्वों से क्या होती है? सदैव ज्यादा होती है। इसका मतलब भैया मैं अगर कहूं के प्लस और कॉपर प्लस की आयनन ऊर्जा के और कॉपर से क्या होती है? अब मुझे तो ये तो तय कर लिया कि के प्लस का सर्वाधिक है, तो फिर किसका नंबर लगा? अच्छा मैं आपको बता देता हूँ के प्लस ज्यादा और कॉपर प्लस कम क्यों है। के प्लस के पास टोटल वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कॉपर प्लस के पास कौन सा होता है? 18 इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सा विन्यास है? सूडो इनर्ट गैस, छद्म अक्रिय गैस विन्यास है। कभी बात हुई थी कि इसके बारे में? और छद्म अक्रिय गैस विन्यास होने की वजह से आप लोग बोल सकते हो सर इसका स्थायित्व ज्यादा होता है, पर अक्रिय गैस का तो सबसे ज्यादा होता है। तो एक बात, तो अक्रिय गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालो, एक तुम छद्म वाले से निकालो, सबसे टफ कहां से निकलेगा? अक्रिय। हो गया क्लियर? अब बात आती किसकी? पोटेशियम और कॉपर की। जरा आवर्त सारणी के अंदर नजर दौड़ाओ एक बार। ये सबसे स्टार्ट में ये जिंक से ठीक पहले, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। एक आवर्त में आयन ऊर्जा बढ़ती है, तो फिर किसका नंबर है? ये आपके आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपके लिए घर के लिए। HW, इसका मतलब धनायन का तो ज्यादा हो गई होगा कॉपर और जिंक में से, तो धनायन को पहले उठा के रख दो। अब उसमें भी किसका ज्यादा होने वाला है? Cu प्लस का, क्योंकि छद्म अक्रिय गैस विन्यास है ना। तो Cu प्लस फिर Zn प्लस। अब बात आती है कॉपर और जिंक। ये रहा कॉपर, ये रहा जिंक। 4d10 सॉरी 3d10 4s1, और इसका आता है 3d10 4s2। किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है? जिंक से। अब समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो अप्रोच क्लियर हुई सबकी? लिखो भैया एप्लीकेशन। समझ आ रहा है? सबको आ रहा है भाई? आ रहा है ना? लिखो भैया एप्लीकेशन में नंबर 1।
संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। एक चीज समझना बेटा, फिर आपको क्वेश्चन कराता हूं। आता है ऐसा क्वेश्चन आ चुका, इसी पे आ चुका, वही क्वेश्चन भी करा दूंगा। एक परमाणु आपने लिया विलगित कैसे परमाणु, और इसके नाभिक के अंदर हमने क्या किया भैया, नाभिक व्यवस्थित होने के पश्चात हमने इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। ये आपको नहीं पता, ये मुझे पता है कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रखे, आपको कुछ नहीं पता, आपको एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक। इसका आंतरिक कोश है ये। आपने क्या किया भैया, इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू किया। सबसे पहले 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक फोटोन को फेंका आपने, फोटोन जाके लगा, इलेक्ट्रॉन बाहर लेके आ गए। तो आपने देखा भैया पहला इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुका है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, तो आप इसको क्या बोलोगे, आयन ऊर्जा प्रथम। पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, कि सर जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आपको पता भैया दूसरे इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालने जाऊंगा तो नो डाउट इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि नाभिक के आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रभावी नाभिक के आवेश जब बढ़ेगा तो भैया सीधी सी बात है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। तो आप पहले से रेडी हो, आप 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी वाला फोटोन फेंकने वाले हो, आपने 150 का फेंका, ठीक है। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आपने निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। फिर आपको फिर से दिमाग में वही आ रखी बात क्या, कि अब मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। आप शुरू हुए भैया 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके शुरू हुए, आपने 200 का फोटोन भेजा, कुछ नहीं हुआ। आपने 300 का भेजा, कुछ नहीं। 400, 500, 600, 700, 800 भेजते चले गए, कुछ नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा। अचानक आपने 1200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन फेंका, तो पता चला भैया तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला, थर्ड इलेक्ट्रॉन तब निकला। अगर आप पहला फोटोन फेंकते हो तो 100 ही एनर्जी देते हो, दूसरे वाले में 150, और तीसरे वाले में अचानक गैप कितने का आ गया भैया, सीधा कहां चली गई गाड़ी रॉकेट की तरह, 1200। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, हो ना हो आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल के ला रहे हो, नाभिक के पास से निकाल के ला रहे हो। आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हो, आप अंदर की तरफ जा रहे हो, आप उस बाह्यतम कोश को छोड़ चुके हो। जैसे ही अचानक ऊर्जा के अंदर अचानक जंप आता है, इसका मतलब समझ जाना कि अब आप संयोजी कोश छोड़कर कहां जा रहे हो, आंतरिक कोश की तरफ जा रहे हो। एक बात तो आराम से कब निकले थे, आराम से इलेक्ट्रॉन कब निकले थे, प्रथम में। और तो संयोजी कोश के लिए आपके पास अगर पूछा जाए कि संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो भैया जहां अचानक जंप आया उससे पहले की लाइन खींच दो, कितनी आयनन ऊर्जा है उनको गिन लो, उतने ही क्या होंगे संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन। आपकी कितनी आयनन ऊर्जा आ रही है जब से ठीक पहले, 2। संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, मैंने कितने डाले थे, 2 ही डाले थे ना भैया। तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है जब आईपी में अचानक जंप आए, उससे पहले कि आयनन ऊर्जा की संख्या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। सही बात है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग देखिए, बस क्वेश्चन को सोल्व हवाई फायरिंग कीजिए आप लोग। क्वेश्चन मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इधर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहा हूँ आपको, और इधर मैं आईपीस दे रहा हूँ आपको। आईपीस बोले तो उनके मान 2s1, 2s2, 2s2 2p1, 2s2 2p2, इनके लिए आयनन ऊर्जा दे रहा हूँ मैं। चलो अचानक जंप देखना आप लोग, पहले क्या दिखा आपने 10, फिर अचानक जंप आया कि नहीं आया, कितनी आयनन ऊर्जा दिख रही है, 2।
तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? किसके दिख रहे हैं? दूसरे के कि चौथे के? संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन किसमें दिख रहे हैं आपको? दूसरे में कि चौथे में? दूसरे में दिख रहा है ना सबको? अरे हेलो, तो ये जो ए है वो किसके लिए है? क्योंकि लोगों को दिखता है ना, कई बार दिखता था ना, पहले आपको दिखता था ना, अब दिखना बंद हो गया है, बंद करवाया था आपने। हाँ जी, आओ अचानक जंप देखो भैया, 10, 20, 35, फिर संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? किसमें है? ओके, किसमें है? दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा सर, है कि नहीं? किस तत्व के लिए? किस तत्व के लिए दी गई आयनन ऊर्जा का मान सत्यापित होता है? हाँ जी भैया, आंसर फोर्थ आ रहा है, थर्ड है इसका आंसर। अचानक जंप दिखा, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लिथियम के भी है, सोडियम के भी, पर आंसर थर्ड गया क्योंकि यहाँ कितनी आयनन ऊर्जा दिख रही है? 5। इसका मतलब आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 5। लिथियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक से निकाले थे। ये भी देखना होगा, हाँ देखना होता है बेटा। खींच गया ना क्वेश्चन आपसे, मजा आ गया भैया। तुम्हारा क्वेश्चन गलत होता है, सुकून मिलता है। ये ऐसा टीचर पहली बार देखा बेटा। आंखें खुली ना खुली कि ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं था। चौदह था ना सिलेक्ट। एक बार पीडीएफ चेक कर लेना, पीडीएफ चेक कर लीजिएगा प्लीज।